नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में हम उत्तर प्रदेश की मिट्टी और कृषि की गहराइयों को समझने वाले हैं। जी। हमारे पास कुछ बहुत अच्छे स्रोत हैं जो इस विषय को खासकर परीक्षा के दृष्टिकोण से समझने में हमारी मदद करेंगे। बिल्कुल। हमारा लक्ष्य है कि हर एक तथ्य, हर एक आंकड़े को सरल भाषा में समझा जाए ताकि तैयारी और भी मजबूत हो सके। और हम हर मुख्य बिंदु को देखेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे और ये भी जानेंगे कि एसएससी, रेलवे और यूपी की अन्य परीक्षाओं में इनसे जुड़े सवाल कैसे बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहली स्लाइड में हम बात करेंगे प्रदेश की भौगोलिक नींव के बारे में। सबसे पहले मुख्य बिंदु देख लेते हैं। जी। मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो खनिजों और कार्बनिक पदार्थों के विघटन से बनती है। ठीक है। दूसरा बिंदु है प्रो वाडिया और प्रो मुखर्जी ने यूपी की मृदा को मुख्यतः 2 भागों और कुल 6 समूहों में विभाजित किया है। ये नाम जरूरी हैं। और तीसरा निर्माण कारक है ऐत्रिक सामग्री, जलवायु और वनस्पति। तो देखिए, पहला बिंदु तो बहुत सीधा है, मतलब मिट्टी सिर्फ धूल नहीं है। सही। ये चट्टानों के टूटने से, मतलब खनिज और पेड़ पौधों, जीवों के सड़ने गलने से, जिसे हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, उससे लाखों सालों में बनती है। अच्छा। दूसरा बिंदु परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्रोफेसर वाडिया और मुखर्जी का वर्गीकरण। हाँ। उन्होंने यूपी की मिट्टी को 2 मुख्य भागों में बांटा है। एक गंगा के विशाल मैदान की मिट्टी और दूसरी दक्षिण पठार की मिट्टी। इन्हीं को आगे फिर 6 समूहों में बांटा गया है, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। और ये तीसरा बिंदु निर्माण कारक ये बताता है कि मिट्टी बनती कैसे है, मतलब जैसी चट्टान होगी, जैसा मौसम होगा और जैसे पेड़ पौधे होंगे, मिट्टी का प्रकार भी वैसा ही होगा। इसमें एक एग्जाम अलर्ट भी दिया है जो बहुत जरूरी लग रहा है। हाँ, ये तो सीधा सवाल बनता है। इसमें लिखा है प्रदेश की मृदा में ह्यूमस और नाइट्रोजन की व्यापक कमी पाई जाती है, जबकि पोटाश और चूना प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि यूपी की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है, इसीलिए तो हमें यूरिया डालना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन होता है। बिल्कुल, लेकिन पोटाश और चूना भरपूर है, ये याद रखना है। ठीक है, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। इसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के 6 प्रमुख मृदा समूहों के बारे में। वो 6 समूह जिनका जिक्र भी हुआ था। हाँ, इनका वैज्ञानिक वर्गीकरण देखते हैं। पहला भाबर मृदा, जो कंकड़ पत्थर युक्त है। ठीक है। दूसरा तराई मृदा, ये महीन कण वाली, दलदली और नम होती है। तीसरा जलोढ़ मृदा, जो सबसे ज्यादा फैली हुई और उपजाऊ है, जिसे खादर बांगर में बांटा गया है। जी। चौथा बुंदेलखंडीय मृदा, फिर 5वां विंध्यन मृदा और छठा अरावली मृदा। तो ये स्लाइड एक तरह से पूरे वर्गीकरण का सार है। हाँ। देखिए, भाबर और तराई ये हिमालय के गिरिपात क्षेत्र में है। जलोढ़ पूरे गंगा के मैदान में है। अच्छा। और बुंदेलखंड और विंध्यन मृदा दक्षिणी पठारी भाग में मिलती है, और अरावली मृदा बस थोड़ी सी पश्चिमी सीमा पर, आगरा के पास। और इसका एग्जाम अलर्ट कहता है कि राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल यानी 57.2% पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है। ये टॉप फैक्ट है। सीधा सवाल कि यूपी में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जवाब है जलोढ़ मृदा। बिल्कुल। चलिए, अब इस स्लाइड में हम बात करेंगे भाबर एवं तराई क्षेत्र के बीच के अंतर की। ये समझना बहुत दिलचस्प है। इसके मुख्य बिंदु हैं भाबर, जो सहारनपुर से कुशीनगर तक है। यहाँ कंकड़ पत्थर की अधिकता के कारण नदियां लुप्त हो जाती हैं। लुप्त हो जाती हैं। और कृषि के लिए ये अनुपयुक्त है। सही। फिर है तराई, जो भाबर के दक्षिण में समतल और दलदली क्षेत्र है। यहाँ नदियां फिर से सतह पर आ जाती हैं और फसलें हैं गन्ना और धान। अब देखिए, चित्र में भी यही दिखाया गया है। भाबर जो है वो पहाड़ों के ठीक नीचे का पथरीला इलाका है। हाँ, दिख रहा है। नदियां पत्थरों के नीचे से बहती हैं, इसीलिए लुप्त हुई लगती हैं। यहाँ खेती हो ही नहीं सकती। और तराई में वही नदियां फिर से जमीन पर आ जाती हैं, तो इलाका दलदली और नम हो जाता है। और ये नमी गन्ना और धान के लिए तो एकदम परफेक्ट है। इसका एग्जाम अलर्ट कहता है तराई मृदा में नाइट्रोजन और जीवांश की मात्रा अच्छी होती है, लेकिन भाबर में कृषि कार्य असंभव है। यही इन दोनों के बीच का मुख्य कृषि अंतर है, इसे याद रखना है। अब आते हैं प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी पर। इस स्लाइड में हम बात करेंगे जलोढ़ मृदा के 2 प्रकारों की, खादर और बांगर। ये तो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है। मुख्य बिंदु है पहला खादर यानी नवीन जलोढ़। ये नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र की मिट्टी है, हर साल नई परत जमती है। इसे कछारी या सिल्ट बलुआ भी कहते हैं। जी। और दूसरा है बांगर यानी पुरानी जलोढ़। ये ऊंचा क्षेत्र है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। इसे ऊपर या दोमट कहते हैं। और इसमें उर्वरकों की जरूरत पड़ती है। हाँ,
तो चित्र में भी नदी के पास का निचला क्षेत्र खादर और दूर का ऊंचा क्षेत्र बांगर दिखाया गया है। बिल्कुल। खादर में हर साल बाढ़ से नई उपजाऊ मिट्टी की परत बिछ जाती है, ताजी मिट्टी। अच्छा। इसलिए ये बहुत ज्यादा उपजाऊ है। और बांगर? बांगर पुरानी मिट्टी है, तो समय के साथ उसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं। इसलिए उसकी उर्वरता बनाए रखने के लिए खाद की जरूरत पड़ती है। इसका एग्जाम अलर्ट खादर के रासायनिक गुणों के बारे में है। हाँ, ये भी पूछ लेते हैं। खादर मिट्टी में चूना, पोटाश और मैग्नीशियम अधिक होता है, लेकिन ये हल्के रंग की और छिद्रयुक्त होती है। छिद्रयुक्त यानी पोरस, मतलब पानी इसमें से जल्दी नीचे चला जाता है। ठीक है। अब इस स्लाइड में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ समस्याग्रस्त मिट्टियों के बारे में। हाँ, जहाँ खेती करना एक चुनौती है। पहला है लवणीय या क्षारीय मिट्टी, जिसे ऊसर या रेह भी कहते हैं। ये अधिक सिंचाई और जल निकासी न होने से बनती है। वो जमीन पर सफेद परत जम जाती है। हाँ, अलीगढ़, एटा, कानपुर जैसे जिलों में। दूसरा है भूड, जो गंगा यमुना के क्षेत्र में बालू के टीले हैं। और तीसरी है मरुस्थलीय मृदा, जो आगरा और अलीगढ़ के शुष्क क्षेत्रों में मिलती है। तो ये जो ऊसर या रेह है, ये असल में ज्यादा सिंचाई और खराब ड्रेनेज का नतीजा है। अच्छा। पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन जमीन का नमक सतह पर रह जाता है। और भूड? भूड हवा द्वारा जमा किए गए बालू के टीले हैं, जो गंगा यमुना के मैदानों में मिलते हैं। इसका एग्जाम अलर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। ये सवाल तो अनगिनत बार पूछा गया है। क्षारीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए खेतों में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। बस यही याद रखना है, ऊसर भूमि का सुधार मतलब जिप्सम। अब चलते हैं प्रदेश के दक्षिणी हिस्से की ओर। इस स्लाइड में हम बात करेंगे बुंदेलखंडीय और काली मृदा की। पठारी क्षेत्र की कठोर भूमि। हाँ, मुख्य बिंदु है बुंदेलखंडीय मृदा, जो लाल मृदा है और विंध्य चट्टानों के टूटने से बनी है। ठीक है। फिर है मार, ये काली मिट्टी जैसी चिकनी और गोंद जैसी चिपचिपी होती है। फिर राकर, जो लाल भूरे रंग की दानेदार मिट्टी है जी। और काली मृदा, जिसका स्थानीय नाम करल या कपास मृदा है। तो ये सभी मिट्टियां यूपी के दक्षिणी पठाई मतलब बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलती हैं। लाल मिट्टी का रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल होता है। और काली मिट्टी कपास के लिए प्रसिद्ध है, ये तो हम जानते हैं। बिल्कुल, इसीलिए उसे कपास मृदा भी कहते हैं। अलर्ट में एक और स्थानीय मिट्टी के नाम है परवा। हाँ, ये स्थानीय नाम अक्सर मिलान करने वाले प्रश्नों में आते हैं। परवा मृदा हमीरपुर और जालौन क्षेत्रों में पाई जाती है। ये हल्के लाल रंग की बलुई दोमट होती है। तो याद रखना है, मार, राकर, परवा, ये सब बुंदेलखंड क्षेत्र से जुड़े हैं। बिल्कुल। अब अगली स्लाइड में हम बात करेंगे मृदा अपरदन, यानी मिट्टी के कटाव के बारे में, जिसे कृषि का शत्रु भी कहा जाता है। इसके दो प्रकार बताए गए हैं। पहला है जलीय अपरदन, जिसमें है परत अपरदन, जिसे किसान की मौत कहते हैं। हाँ, और दूसरा है अवनालिका अपरदन, जिससे बीहड़ बनते हैं। और दूसरा मुख्य प्रकार है वायु अपरदन, जो पश्चिमी यूपी में ज्यादा होता है। तो देखिए, परत अपरदन को किसान की मौत क्यों कहते हैं, ये समझना जरूरी है। हाँ, क्यों? क्योंकि इसमें पानी मिट्टी की सबसे ऊपरी, सबसे उपजाऊ परत को चुपके से बहा ले जाता है। अच्छा, किसान को पता भी नहीं चलता। बिल्कुल, और धीरे धीरे खेत की उर्वरता खत्म हो जाती है। और अवनालिका अपरदन? वो तो साफ साफ दिखता है। उसमें पानी गहरी नालियां बना देता है, जैसे चंबल के बीहड़ों में। वो बहुत विनाशकारी होता है। इसका एग्जाम अलर्ट एक जिले का नाम बताता है। हाँ, और ये सीधा फैक्ट आधारित प्रश्न है। प्रदेश का इटावा जिला अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। इसे याद कर लीजिए, अवनालिका अपरदन मतलब इटावा। अब मिट्टी से हटकर इस स्लाइड में हम बात करेंगे कि कृषि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ? प्रमुख आंकड़े हैं रोजगार। यूपी की कार्यशील जनसंख्या का 59.3% कृषि में नियोजित है, लगभग 60%। हाँ, और राज्य की आय में कृषि का योगदान लगभग 26 से 28% है। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रदेश में सर्वाधिक सीमांत कृषक हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। जी, और कुल खाद्यान्न उत्पादन में यूपी देश में पहले स्थान पर है। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि यूपी एक कृषि प्रधान राज्य है। आधी से ज्यादा कामकाजी आबादी खेती पर निर्भर है। और ये जानना भी जरूरी है कि यहाँ छोटे किसान मतलब सीमांत कृषक सबसे ज्यादा हैं। बिल्कुल। अलर्ट में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, ये यूपी के कृषि महत्व को दर्शाता है। देश का लगभग 21% खाद्यान्न अकेले उत्तर प्रदेश पैदा करता है। मतलब देश का हर 5वां हिस्सा अनाज यूपी से आता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी,
चलिए अब इस स्लाइड में हम बात करेंगे प्रदेश के कृषि जलवायु प्रदेशों के बारे में। एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। मुख्य बिंदु है कि प्रदेश का 9 भागों में विभाजन किया गया है। वर्षा, तापमान और मृदा के आधार पर यूपी को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। असल में पूरे प्रदेश में एक जैसी खेती तो हो नहीं सकती। सही बात है, क्योंकि हर जगह की मिट्टी, बारिश, तापमान सब अलग अलग है। इसलिए कृषि योजना बनाने के लिए राज्य को 9 जोन में बांटा गया है। तो परीक्षा के लिए ये संख्या 9 याद रखनी है। हाँ, ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। और अलर्ट में सबसे महत्वपूर्ण जोन का जिक्र है। जी। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में कृषि उत्पादकता सर्वाधिक है। मतलब सबसे ज्यादा पैदावार इसी क्षेत्र में होती है। इसका एक कारण शायद हरित क्रांति का प्रभाव भी है। बिल्कुल, वो एक बड़ा कारण है। इस अगले स्लाइड में हम कुछ प्रमुख जोन और उनकी खास फसलों को देखेंगे। ये मिलान करने वाले प्रश्नों के लिए बहुत अच्छा है। पहला है दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क जोन, मतलब आगरा मथुरा वाला इलाका। यहाँ सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कम बारिश वाला इलाका है। फिर है पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जहाँ बाढ़ की समस्या अधिक है। यहाँ सिद्धार्थ नगर का प्रसिद्ध काला नमक चावल उगाया जाता है। काला नमक चावल, जी। और बुंदेलखंड क्षेत्र, यहाँ दलहन और चना की खेती प्रमुखता से होती है। तो ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे जोन और फसल आपस में जुड़े हुए हैं। कम बारिश वाले आगरा में सरसों, बाढ़ वाले पूर्वी क्षेत्र में चावल और पठारी बुंदेलखंड में दालें। इसका एग्जाम अलर्ट एक बहुत आम सवाल का जवाब देता है। हाँ, फसल चक्र के बारे में। प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित फसल चक्र धान, गेहूं, गन्ना है। मतलब किसान आमतौर पर इन्हीं फसलों को बारी बारी से उगाते हैं। अब आते उस स्लाइड पर जहां से सीधे सीधे सवाल बनते हैं। इसमें हम देखेंगे कि कौन सी फसल के उत्पादन में कौन सा जिला राजा है। ये लिस्ट तो रट लेनी चाहिए। हाँ, जैसे आंवला के लिए प्रतापगढ़, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। अफीम के लिए बाराबंकी और गाजीपुर। इसमें एक पेच है। गन्ना के लिए मेरठ और मुजफ्फरनगर, गेहूं के लिए हरदोई और मक्का के लिए बहराइच। तो ये लिस्ट सीधे याद करने वाली है। प्रतापगढ़ का आंवला, पश्चिमी यूपी का गन्ना, ये सब बहुत प्रसिद्ध है। अलर्ट में अफीम वाले पेज को समझाया गया है। और परीक्षा में यही छोटे छोटे अंतर फंसाते हैं। अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में है, जबकि सर्वाधिक उत्पादन बाराबंकी में होता है। तो साफ है, फैक्ट्री गाजीपुर में और खेती बाराबंकी में। बिल्कुल। चलिए अब इस पूरी चर्चा का सार देखते हैं। इस स्लाइड में टॉप 5 फैक्ट्स दिए गए हैं। एक क्विक रिवीजन के लिए। पहला, यूपी में 6 मृदा समूह और 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। 6 और 9, ये संख्याएं याद रखनी है। दूसरा, सर्वाधिक मृदा जलोढ़ है। तीसरा, अवनलिका अपर्दन से प्रभावित जिला इटावा है। चौथा, पुरानी जलोढ़ बांगर और नवीन जलोढ़ खादर। बिल्कुल। और पांचवा, कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसमें लगभग 59.3% कार्यशील जनसंख्या लगी है। तो ये स्लाइड एक क्विक रिवीजन है। 6 मिट्टी, 9 जोन, सबसे ज्यादा जलोढ़, सबसे ज्यादा कटाव इटावा में, बांगर पुरानी, खादर नहीं, और लगभग 60% आबादी खेती में। ये पांचों तथ्य रामबाण हैं। और आखिरी अलर्ट एक योजना से जुड़ा है। जी। किसान बही योजना 1992 में शुरू की गई थी। ये वर्ष सीधा पूछा जा सकता है। किसान बही एक तरह की पासबुक होती है, जिसमें किसान की जमीन का पूरा ब्यौरा होता है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की मृदा और कृषि पर हमारी